वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज का शो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस जाविये में है कि कुछ रियलिटीज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो हम करते ही रहते हैं। और फिर मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि तुम बहुत बहुत बोलती हो, तो मैं क्यों ना बोलूं, मेरा काम है बोलना। इसलिए भी क्योंकि हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है उसका मैं इस्तेमाल कैसे पहुंचाकर, और जिन्होंने नहीं सुनना होता ना उनको शोर लगता है, और जिनको रब ने तौफीक दी होती है कि उनमें सलाहियत होती है अपनी गलती को सुधारने की, वो सुनने का भी हौसला रखते हैं और उनमें अमल करने की हिम्मत भी होती है। तो जो ऐसे लोग हैं वो फॉलो करें, जिनमें ऐसी हिम्मत नहीं है वो स्विच कर सकते हैं। नो इश्यूज, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, आज जो हम बात करने वाले हैं उस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैं उसके हवाले से ढूंढ भी रही थी चीज़ें कि जो हमारे मुल्क की आबादी है, मर्दमशुमारी की अगर हम बात करें तो बहुत अरसे से तो मर्दमशुमारी हुई नहीं। इसलिए हम यही कहते रहते हैं, आपने पॉलिटिकल शोज़ में भी सुना होगा, आम फहम भी आप यही सुनते हैं कि 18 करोड़ आबादी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। फिर वो शख्स जो अनप्रिविलेज्ड हो या वो लोग जो प्रिविलेज्ड है, मतलब अमीर हो या गरीब हो, इस मुआशरे में हर बसने वाला शख्स जो है वो इस वक्त किसी ना किसी तरह की परेशानी का शिकार है। लेकिन अब मुझे लगता है कि 18 करोड़ नहीं, हमें इस नंबर को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे से मर्दमशुमारी नहीं हुई। तो तकरीबन 20 करोड़ की हमारी इस वक्त आबादी होगी, और ये कहीं मौजूद नहीं है अभी, लेकिन लोगों का अब कहना ये है कि इस लेवल तक जो है वो पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात ये है कि आबादी की शरह जो बढ़ती जा रही है, जो फैमिली प्लानिंग है या जो कंट्रोल है, ये आखिर इसकी अवेयरनेस लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही। इसके पीछे ये सिर्फ एक ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ आप प्लानिंग कर लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को कंट्रोल कर लेते हैं। जब आप अपनी फैमिली को कंट्रोल करते हैं तो आप उस माशरे में सुधार लेकर आते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को हेल्दी बनाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं जो आपको ज़िंदगी में दरपेश होते हैं, और अगर आप सिर्फ इस एक चीज़ पर जो है वो कंट्रोल कर लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जो लोग इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करते उनको क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और 2013 की रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 3.5 से 4 लाख बच्चे जो है वो डेली जिनकी पैदाइश होती है। और ऐसे भी केसेस हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी शरह है पाकिस्तान में, दुनिया में कहते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें पैदाइश के वक्त ही जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया से रुखसत फरमा जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो डिलीवरी के दौरान ही जो है उनको वो हेल्थ की सहूलियात मुहैया नहीं आती, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर डिलीवरी ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से या फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से जो है उनका इंतकाल हो जाता है। ये जो तमाम मसाइल हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। और बात करने के लिए ऐसी शख्सियत जो ख़ुद जो है वो ख़वातीन की नुमाइंदगी भी करती हैं, लेकिन बराबरी का भी जिक्र हमें बताती हैं कि बराबरी कैसे की जा सकती है। और पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतरीन नाम है, और जब भी मिलती हैं बड़ी प्यार मोहब्बत से, मेरा तो उनसे एक दिल का रिश्ता है। तो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। आप मानेंगे 18 से 20 करोड़ हो गए होंगे? हम बिल्कुल हो गए होंगे, ऐसा ही है। और बेहतर है कि अगर ये आबादी बढ़ रही है तो फिर वसाइल भी बढ़े, और अगर वसाइल उस अंदाज में नहीं बढ़ रहे तो आबादी को कंट्रोल मसाइल बढ़ रहे हैं। मसाइल बढ़ रहे हैं, वसाइल तो नहीं बढ़ रहे मुझे लगता है, लेकिन मसाइल ज़रूर बढ़ रहे हैं हमारे। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और हम यूथ से भी खेल रहे हैं इस वक्त। हम बहुत इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल में। अभी तक तो हमने 70s के बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान में हालात नीचे की तरफ ग्राफ आता चला गया, और अब आते आते आलम ये है कि हम काफ़ी चीज़ें तो ख़राब कर चुके, और अब जो हमारी नौजवान नस्ल है हमने उस पर भी अगर तवज्जो ना दी तो नुकसानात बहुत और भयानक हो सकते हैं। राइट, आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आज आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर आएँ और आप कॉल करें और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी राय का आप इजहार ज़रूर कर सकते हैं। अभी एक वक्त था जब मैं अगर ये कहूँ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, आज आपके पास अवेयरनेस के बड़े सारे ज़राए हैं। आप एक क्लिक करते हैं, आपकी सोच, आपकी कही हुई बात, आपकी थॉट दुनिया भर में सर्कुलेट हो जाती है। आपके पास मीडिया है, आपके पास रेडियो, आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सो मेनी थिंग्स जिनके ज़रिए जो है अब आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं।
लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस के जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी लाइफ, ये सिर्फ एक फैमिली प्लानिंग नहीं है, दिस इज़ योर लाइफ प्लानिंग, क्योंकि योर फैमिली इज़ योर लाइफ। आपकी फैमिली आपकी ज़िंदगी है। वो लोग जो फैमिली को ज़िंदगी नहीं समझते वो बड़े कुछ कम लोग होते हैं और वो बड़े एक्सेप्शनल होते हैं, इसलिए हम उनका जिक्र नहीं करें। हम ओवरऑल जो एक जर्नल पर्सपेक्टिव है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि इसकी तालीम दी जाए, इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो निकाह से पहले भी नहीं ये चीज़ समझाई जाती ना कि अगर आपकी शादी हो के आप एक घर में जा रहे हैं तो आपके हुकूक क्या हैं और आपके फ़राइज़ क्या हैं। बस वो एक साइन आपसे करा लिया जाता है, आपको कहते हैं आपने सर हिला देना है और बस, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। देखो, अवेयरनेस मीडिया के थ्रू भी बहुत सारी जा रही है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस जा रहे हैं सब है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अवेयरनेस के साथ अगर आप सॉल्यूशंस नहीं देंगे तो खाली अवेयरनेस से बात नहीं बनती। वेरी ट्रू। बहुत सारी औरतें हैं जो कई चीज़ों में अवेयरनेस रखती हैं। अगर मैं इसी हवाले से बात करूं, बच्चों के हवाले से बात करूं, वो अवेयरनेस रखती हैं, लेकिन जब उनकी चलेगी नहीं, हाँ। वो सेटअप ही आप उन्हें नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोटेक्शन ही आप उन्हें नहीं देंगे, तो उस अवेयरनेस को काम में कैसे लेकर आएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलिए, लोगों को तालीम भी दीजिए, अवेयर भी कीजिए और फिर उनको सोल्यूशन भी दें, ऑप्शंस दें और उन्हें इतना मजबूत कर दें। मिसाल के तौर पे अगर कैसे मजबूत करें एक औरत जो अभी इस वक्त हमें घर में बैठी हुई देख रही है, शायद वो हमारी बातों से अपने आप को रिलेट भी कर रही हो और वो उसको लग भी रहा हो कि आज शायद मेरे दिल की बात यहाँ की जा रही है, लेकिन जब वो कुछ कर ही नहीं सकती, वो चार दीवारी में वो हमें सुनेगी, उसके बाद किसी और चैनल की तरफ स्विच कर जाएगी। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मजबूत कर सकते हैं। आप औरत को तालीम का जेवर दीजिए, आप उससे उसे मजबूत करेंगे और ये ओवरनाइट चेंज नहीं आएगा। ये जो डिक्लाइन भी अभी हम बात कर रहे थे, डिक्लाइन भी ओवरनाइट नहीं आया, 70s से एक सिलसिला देख रहे हैं। इसी तरह जब हम तरक्की के सफर की तरफ जाएंगे तो उसमें भी एकदम चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम स्टार्ट लेंगे तो फिर इसी तरह से जब साल गुजरते जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। और हमारे यहाँ इस वक्त जो आबादी का हम देख रहे हैं हाल, उसमें अगर मैं गरीब इंसान को ले लूं तो उसके बच्चे, उसको लगता है मेरी दौलत है। ऐसे ही है। और दौलत किस सेंस में, देखो मैं मोहब्बत की सेंस में भी दौलत नहीं कह रही, मैं दौलत की ही सेंस में दौलत कह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को जरूर हाईलाइट करना चाहिए कि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कि उनके बच्चे जो हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। ये कितनी गलत सोच है। यहाँ हम माँ बाप का रिश्ता ही सबसे दुनिया में, शायद अब तो जितनी अफरा तफरी है, शायद माँ बाप के अलावा आप किसी की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनके साथ आप रहते हैं उनकी तरफ भी आप नहीं देख सकते। लेकिन वहाँ पर जब वालिदैन ये सोचकर बच्चे पैदा कर रहे हों कि ये कमा कर देंगे और इनके जरिए जो है वो हमारे घर बार चलेंगे, जब ये सोच रखकर आप बच्चों को पैदा करेंगे तो फिर बच्चा कैसा पैदा होगा? क्या सोच देंगे भी बुरी बात नहीं है। जब माँ बाप जवान होते हैं, बच्चों को पालते हैं, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चे उन्हें पालते हैं, वहां तक भी बात ठीक है। लेकिन कमा के देने की ये वाली सोच कि हमने ना तालीम देनी है, ना अच्छी खुराक देनी है, ना अच्छी तरबियत देनी है, बस ये बच्चा जैसे 8 साल का होगा ये फैमिली का अर्निंग मेंबर बन जाएगा, गलियों में घूम के पल ले और कहीं से खा ले पी ले, कुछ नहीं मॉनिटर करना। हमने उस तरह की फैसिलिटीज देनी नहीं है। और जैसे ही उसकी एज हो जाएगी, नहीं है तो छोटू बना के मैकेनिक की दुकान पे खड़ा कर देंगे। अच्छा, वो जो वहाँ दुकान का छोटू होता है ना, वो अपने घर का बड़ा होता है। बिल्कुल होता है। वहाँ पर हम उसे छोटा पुकार रहे होते हैं ना, ये होटल्स पर आप देख रहे होते हैं छोटा कहते हैं उसे, वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। वो अपने घर में पता नहीं कितने बड़ों के सरों पर उसका हाथ होता है, उस छोटे का हाथ होता है। लेकिन भाभी यहाँ आपने 8 साल की उम्र का जिक्र किया, मुझे तो लगता है जो बच्चे पैदा होते हैं, आप देखिए सिग्नल्स पर, ये जो हमारे सिग्नल माफिया है, जो हमारे सिग्नल्स बिके हुए हैं, स्पेशली ये जो बड़े शहरों में सिलसिला होता है। उस दिन मैं वहाँ एक देख भी रही थी, मैंने शायद जिक्र भी किया था कि वो 2-3 वहाँ पे फकीर थे, वो आपस में लड़ रहे थे। तो वहाँ सिग्नल बनता, अब इतने लंबे लंबे सिग्नल्स है, तो वहाँ बात क्या निकली, जब पता चला कि वो उसका सिग्नल है, वो वहाँ खड़ा होता है तो उसके पैसे देता है, इसलिए कोई और फकीर आके वहाँ मांग नहीं सकता। तो मुझे इतना शौक लगा, ये बात मुझे पता नहीं थी किस तरह है। उसके बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि अच्छा यहाँ पर सिग्नल्स जो हैं उनको भी भेजा जाता है और वहाँ पर फकीर फिक्स हैं कि मैंने यहीं खड़े होके जो, मतलब आप फिर किस पर आप रहम खाएंगे, किसको आप देंगे? वहाँ पर यही आप बच्चे जो है वो इस छोटे छोटे बच्चे हैं खवातीन के हाथों में, और वो उनके जरिए जो है वो कमाई हो रही है। देखो उसमें मुझे ऐसे ही लगता है कि उन्हें हम नहीं रोक पाएंगे, हमें उन लोगों को रोकना पड़ेगा जो इन्हें भीख देते हैं। हाँ। आप कभी भी भीख देने पे बात करके देखिएगा, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर आप ये कह देंगे कि भीख ना दो।
वो आपको अल्लाह रसूल के वास्ते और वो सब चीजें कि भाई हमारा फर्ज था, उसने मांगा, हमने दे दिया, पता नहीं उसके साथ क्या, हम इंक्वायरी क्यों करें। मैं इस चीज को कहती हूँ बहुत फॉलो अप करना चाहिए। मैं 10 की जगह 100 रुपए खर्च कर देती हूँ, 100 की जगह 1000 रुपए खर्च कर देती हूँ, अपने 10 मिनट की जगह घंटा लगा देती हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं जिसको दे रही हूँ वो भीख की सूरत में ना जाए, वो उस चीज को जाया ना करे, वो मेरे जज्बात को एक्सप्लॉइट ना करे। मुझसे कोई भीख मांगता, हम खाना खाने जाते हैं, मैं उसको 10 रुपए नहीं देती, मैं उसको टिक्का खिला, वो जो खाना चाहता है, अगर मैं टिक्का खा रही हूँ वो टिक्का खाना चाहता है, मैं गाड़ी में बैठी रहूंगी और मैं उससे बनवाऊंगी और फिर अपने सामने बिठा के इतना इंतजार करूंगी कि वो एक बोटी तोड़ ले उसमें से, क्योंकि उसके बाद वो टिक्का बिकेगा नहीं, या वो खुद खाएगा या वो किसी को खाने को देगा। तो अगर लोग इस सोच पर चलें कि मदद तो रोकनी नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन वो ऑथेंटिक कितनी है, वो केस सच कितना है, उससे उसकी आदतें तो खराब नहीं हो रही, ये आपको देखना है। अक्सर बच्चे भी जो हैं वो आप देख रहे होते हैं, इस तरह सिग्नल्स पर आते हैं, बहुत आपका दिल भी वो होता है कि आप उनको दे दो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो कोई चीज बेच रहे हों तो आप उनको उनसे चीज लेकर आप उनको चाहे पैसे ज्यादा दे दें, लेकिन आप उनसे चीज जरूर लें। लेकिन ये भी एक बिजनेस बन गया है कि लोग जो है वो मर्द हजरात, और जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, हमारे घरों की जो मेड्स भी हमारे यहाँ काम कर रही होती हैं, उनके अभी वो भी इस चीज से परेशान है कि बच्चों को जो है वो काम पे लगा दिया जाता है, खवातीन काम कर रही होती है और उनकी मर्द जो है वो घरों में बैठे हुए होते हैं और उनकी आदत भी कुछ बेहतर नहीं होती, नशा करना या ये तमाम चीजें। तो ये अगर मैं इस लोअर मिडिल क्लास की बात करूं तो वहाँ आबादी या बच्चों की जो बहुत ज्यादा उनकी पैदाइश बढ़ रही है, उसका एक रीजन यही नजर आता है हमें, या फिर ये भी है कि हमने उनको भी अवेयर नहीं किया, उनको भी तालीम नहीं दी, इसलिए वो आने वाली नस्ल को भी इसी तरह लेकर आ रहे हैं। तालीम नहीं दी, ये भी एक फैक्टर है। गुर्बत इतनी है कि समझते हैं कि हमारे अर्निंग मेंबर्स बन जाएंगे, ये भी एक फैक्टर है। और तीसरी बात, चाइल्ड लेबर पर, वही जो मैं कहती हूँ ना, अवेयरनेस के साथ सोल्यूशन, हम चाइल्ड लेबर पर बहुत बात करते हैं। आप चाइल्ड लेबर पर तो बात करते हो, लेकिन अगर किसी का बाप उसको कमा के नहीं दे रहा, हुकूमत भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, पब्लिक भी उसका सामने नहीं आ रही, तो क्या वो बच्चा भूखा रहेगा? क्या वो भूखा रह के जिंदा रह सकेगा? तो उस बच्चे को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। भूखे में तो मैं कहती हूँ बच्चा क्या, जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो भूखा होता है तो उसकी मुशक्कत क्या है कि वो रोता है, वो शोर करता है और बताता है कि मैं भूखा हूँ, उसके बाद ही उसको खाना मिलता है। तो अल्लाह ने निजाम ऐसा रखा है कि भूख में ना छोटा ना बड़ा, जिसको भूख लगेगी वो अपने जिंदा रहने के लिए, जिंदगी के लिए वो काम करेगा। तो बच्चा चाइल्ड लेबर की तरफ जाएगा। बात यह है कि जब आप चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो फिर आप साथ में उसका सोल्यूशन भी दीजिए ना, रूट कॉज तो आप खत्म करें। तभी बात, सिर्फ बात करने से बात कभी नहीं बनती। हाँ, लेकिन बात करने से एक फायदा जरूर होता है कि जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं, उनके दिमाग खुलते हैं, उनका विजन ब्रॉडर होता है, वो उन फील्ड्स में, उन जगहों पर आ जाते हैं। हम भीख मांगने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा टाइम निकालकर हम वहां तक पहुंच जाएं जहां से इस बच्चे को हम भीख के बजाय स्कूल की तरफ एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद हैं और आबादी की शरह में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से जो आपके मसाइल बढ़ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर इस पर हम बात भी करते हैं तो घरों में बहुत अच्छी बात है कि पर्दे रहने चाहिए और पर्दा कायम रखना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। आंख बंद करके आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमारे बड़ों ने भी हमें तालीम दी, एक पर्दा रखते हुए, एक भरम रखते हुए उन्होंने हमें बताया कि देखो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। और आज तो शायद माँ बाप में और वालिदैन में बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, और पहले भी थी, आज भी मौजूद है, लेकिन आज ज़्यादा फ्रेंडली माहौल में माँ बाप अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, तो एक अच्छी भी चीज़ है। बहुत अच्छी है। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे हम तो, और हम सवाल भी बहुत कम उठाते थे। आज सवाल बहुत है। आज का बच्चा डरता नहीं है, निडर है, उसको अवेयरनेस है, वो सवाल उठा सकता है और बहुत सारे काम करने का पोटेंशियल भी है। तकलीफ इस बात से होती है मुझे, जब हमारा बच्चा पाकिस्तान में रहते हुए वो सब नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है, या हमारा वो बच्चा जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल होता है, वो एक खास एज के बाद, यानी जो पौधा हम लगाते हैं वो O लेवल्स या A लेवल्स या मैट्रिक इंटर के बाद वो हमारे पास से चला जाता है। वो बीज जो हमने बोया होता है उसका फल दूसरे मुल्क खा रहे होते जो है
वो एक अफरा तफरी सी मचा दें और उसके बाद जो है फिर आपको यही ना पता हो कि आपने इनको खिलाना कैसे है, आपने इनको पहनाना कैसे, फिर बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, जिसमें कल ही मैं जिक्र कर रही थी कि एक वाक़या जिसमें फैसलाबाद में जो संडे को वाक़या हुआ, जिसमें एक बाप ने अपनी 3 बेटियों को जो है वो गला घोंट के उनको मार दिया, सिर्फ ये सोचते हुए कि मैं इनको खिलाऊंगा कैसे। वैसे ये इंसान के बस का काम नहीं है, ये रब के मामला, ये रब के मामलात हैं और ये आप नहीं कर सकते। इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल में भी आप किसी की जान नहीं ले सकते। और एक ये वाकया नहीं है, ये तो बाप था, माएँ कूद गई हैं नदी में, दरिया में, अपने आप को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और आए दिन ये तकलीफदेह वाकयात हम देखते रहते हैं। लेकिन बात वही है ना कि जब तक, और सिर्फ पैसे की भी बात नहीं, देखो हम अभी जितनी हमने गुफ्तगू की उसमें हम हाईलाइट कर रहे हैं कि पैसा नहीं है इसलिए सब कुछ हो रहा है। सिर्फ पैसा ही नहीं, माँ बाप का जो टाइम है वो भी अहमियत रखता है। जब आप फैमिली को बहुत बढ़ा देंगे, जिम्मेदारी को बहुत बढ़ा देंगे, तो आप टाइम को कैसे इवनली डिवाइड करेंगे? पहले जमाने में सिर्फ तालीम का लोड नहीं, बीमारियां भी ये नहीं थी जो अब हैं। जो खुराक आज हम खा रहे हैं वो खुराक उस वक्त नहीं थी। हमारे पास बहुत हेल्दी बच्चे हुआ करते थे और अब आप देखिए, आपको उस बच्चे को इतना एहतियात करती हैं बच्चों का, वो हाइजीन का ख्याल किया जाता है, खिलाने पिलाने का ख्याल किया जाता है। शायद पहले इतना होता भी नहीं था, फिर भी बच्चा बीमार है, फिर भी बच्चा बीमार है। आप किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके देख लीजिए, पहले बच्चा अगर हवा भी खाता था, पाकिस्तान का पानी 5 दरिया जिस मुल्क में आते हों, इतनी रहमत रब की हो, हम खाली पानी पी लेते थे तो उसमें ताकत हुआ करती थी। और अब पानी के आप दूध पीजिए, आप देखिए उसको इंजेक्शंस लगा के वो उसको मतलब दूध को खराब कर रहे होते हैं, या अगर हम और दूध लेते हैं तो प्रिजर्वेटिव्स इतने डाल देते हैं कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कहाँ पानी ताकत देता था, कहाँ दूध में असल ताकत नहीं है। तो आप उसमें जनरेशन को क्या दे रहे हैं, आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, कंट्रोल करनी पड़ेंगी। राइट, लेकिन लोगों की ये भी सोच है ना कि ये तो रब के मामलात हैं, इंसान का क्या दखल इसमें? उसमें मैं तो खैर बहुत आम सी एक औरत हूँ, लेकिन ये सोच भी लोगों के जहनों में होगी, तो मैंने कहा आप लोगों के जहन का सवाल मैं उठा देती हूँ। मैं किसी की बात नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी सोच की हद तक, मैं नहीं जानती कि कहाँ किस अल्लाह ने कितनी इजाजत दी है, मैं उस हवाले से नहीं, सिर्फ अपनी सोच में इतनी बताती हूँ कि आपको अगर कोई रूह अल्लाह ताला ने दे दी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। वो रूह आ गई है, अगर इस आपके पास, औरत के पास रूह आ गई, अब उसको इस दुनिया में मत रोकिए आने से, क्योंकि रब ने उसको भेज दिया। लेकिन अगर वो रूह आपके पास नहीं आई है तो उससे पहले आप जो एहतियात कर सकते हैं, जो साइंस ने तरक्की की है, जो 10 तरह की सहूलतें, आप उन्हें अवेल कर लीजिए। राइट। अच्छा भाभी, यहाँ पर आप देखें, अगर हम क्योंकि जब कल भी हमने काफ़ी इस हवाले से बात की थी, अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम किया था, आज भी हम उसी हवाले से एक मुख्तलिफ रुख में प्रोग्राम करने की आपके सामने कोशिश करें। औरत के अगर मैं रूप की यहाँ बात करूँ, औरत के जहाँ हम आबादी की बात करते हैं, यहाँ पॉपुलेशन की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, औरत का एक बड़ा अहम किरदार है। और आप देखें रब ने कितना बड़ा मकाम दिया है औरत को कि वो एक रूह को इस दुनिया में लेकर आती है। रब ने औरत के पैरों तले जन्नत रख दी, फिर बेटी को रहमत बनाकर इस दुनिया में भेजा। तो ये तमाम जो है ये खिताबात हैं जो एक औरत को मिलते हैं, उसको एजाज़ मिलते हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी तो करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना कि वो जिस तरह चाहती है वो अपनी औलाद की वैसे परवरिश भी नहीं कर पाती, वो जिस तरह अपने घर को चलाना चाहती है वो भी नहीं कर पाती, उसको ताकत ही नहीं दी जाती। वो उसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसको ताकत नहीं दी जाती। जब तक माएँ बेटियों के पैदा होते ही उन्हें बोझ समझेंगी, जो उनके पास बचत होगी वो उसके जहेज बनते रहेंगे। एक बड़ा सा बेटी पैदा होती है ना, तो एक बहुत बड़ा सा ट्रंक आ जाता है घर में, अब वो ट्रंक भरता ही रहता है। अगर अब्बा कहीं बाहर गए हैं तो वापसी में ये वाली चादर ले आना, ये वाली चीज, चाहे वो उस वक्त उस फैशन में भी ना हो, बच्ची इस्तेमाल भी ना करे, लेकिन वो ट्रंक भरता रहता है। उससे बहुत बेहतर है वो सारा पैसा उसकी तालीम पर लगाएं, उसकी खुराक पर लगाएं, उसकी तरबियत पर लगाएं, ताकि जब एक ताकतवर प्रोडक्ट आप भेजेंगे, मुझे लगता है कि लड़कों से शायद ज्यादा ही औरत को अच्छी खुराक की जरूरत होती है, क्योंकि औरत अपने बदन से एक नया वजूद दे रही होती है, तो उसको तो कहीं ज्यादा ताकत की जरूरत है। जब वो फीड कराती है तो उसकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, उसको तो मिल्क इनटेक की ज्यादा जरूरत है। तो अगर वहां पे आप ये सोचेंगे कि नहीं ये सब काम तो इससे करवा लो, ये इसकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने कहा, ये सब तो इसको करना है, और जब खुराक अच्छी हो, सुकून हो, पूरी नींद हो, पूरी तालीम हो, उसमें आप फर्क कर दें। वहाँ पर हम बेटे की बात करते हैं, वहाँ हमें उसको अच्छा खिलाना है, उसको उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी डालना है, क्योंकि ये लड़का है। औरत के लिए कितनी जरूरी है कि वो एक्टिव रहे, उसकी हड्डियों में ताकत रहे, उसके लिए ये तमाम चीजें हम नहीं सोचते, यहाँ हम जरूर फर्क करते हैं। बेटे का सोच रहे हो
उस पोते का नहीं सोच रहे। वो पोता जिसके पास से आएगा, माँ हेल्दी है तो बच्चा हेल्दी आएगा। और उसमें बाज लोगों की बड़ी मुख्तसर सी सोच होती है कि जब ये वाला पीरियड स्टार्ट होता है 9 मंथ्स का, तो उसमें डाइट बहुत अच्छी कर दी जाती है। ऐसा नहीं होता। जो जिस्म तुम बना रहे हो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, वो जिस्म वही आपको रिप्रोड्यूस करके देगा। उन 9 मंथ्स में आप उसकी एक्स्ट्रा केयर करके चीजों को बेहतर जरूर कर सकते हो, लेकिन एक खराब जिस्म में से आप एक बेहतर चीज नहीं ले पाओगे। अच्छा, आपने भी जिक्र किया था उस ट्रंक का, मैं उधर वापस आना चाहूंगी। ये तो हर घर में ही है, हर माँ और बेटी के पैदा होते ही जो है वो ये बात। अच्छा, कल हम बैठे थे तो जो मेरे प्रोड्यूसर हैं वो हम बेटियों का जिक्र कर रहे थे, तो जो शुजात है उनकी भी माशाल्लाह बेटी है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कितने साल की होगी? 4 साल की होगी। तो मैंने भी फौरन ये किया, मैंने कहा बेटी तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, तब उसकी शादी के लिए सोचो। तो ये सोच तो हमारे जहनों में पेवस्त हो चुकी है कि बेटी है तो बिल्कुल मैं बोझ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी, वो तो आंखों की ठंडक है, वो तो जब सीने से लगती है तो आपको सुकून मिल जाता है वो। और वो करती भी है बाप की खिदमत ना, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से फिर वो जूते ला के दे, या वो पास बैठे, या जो भी, उसका पास बैठना भी बरकत है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये सोच तो है ना कि आपने उसको भेजना है, और आपको जितनी भी रब ने आपको ताकत दी है उस हवाले से आप थोड़ा 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 करते करते जो है उसको, उसके लिए कुछ, उसको जाते हुए उसके साथ कुछ भेजें। नहीं, जहेज आपको अल्लाह ने नवाजा है, आप दें, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। जहेज के नाम पे ना दें, लेकिन अल्लाह ने नवाजा है तो आप बेशक उसको इस्तेमाल करें, रब इजाजत देता है इस बात की। लेकिन आप उसकी तालीम रोक के, खुराक रोक के, वो चीज उसके किसी काम नहीं आएगी। मैं जहेज की हिमायत बिल्कुल नहीं करती, खासतौर पर इस हालात में कि उधार कर्जा। बेटी असल में बोझ नहीं होती, ये सोच बोझ है। लेकिन आप बगैर जहेज के आप बेटी भेज के देखें, और उसी घर में एक दूसरी बहू आई भी हो जो शायद जहेज का अंबार लेकर आई हो, तो आप देख लीजिएगा आपकी बेटी की क्या कदर की जाएगी। नहीं होगी। लेकिन आप उसको जरा सा आगे बढ़कर देखिएगा, जिसमें तालीम होगी, जिसमें सलाहियत होगी। शुरू में तो आपको पता है पैसा जहेज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है, अगर वो फुअड़ है, अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है, तो उसका ग्राफ पीछे चला जाएगा और यही बच्ची आगे निकलेगी। दिल सिर्फ पैसों से नहीं जीता जा सकता, दिल खिदमत से, अपनी गुफ्तगू से। और ऐन मुमकिन है कि अगर शोहर को जरूरत है तो ये उसका हेल्पिंग हैंड बन सकती है, उसके साथ आके जॉब कर सकती है। जरूरी नहीं है कि माँ के ही कंगन उतार के सास को दिए जाएं। वो बहू अपने पैसों से, अपनी कमाई से भी कंगन बना के अपनी सास को पहना सकती है। मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर तरीका है, इसमें मोहब्बत ज्यादा बेहतर अंदाज में होगी और लड़की की स्टैंडिंग उससे कहीं ज्यादा अच्छी होगी। फिर जो मैंने आपको अभी कहा कि कोई भी ऐसा बड़ा चेंज ओवरनाइट नहीं आता, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस आते हैं। आज आप शुरुआत कीजिए, ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। एक और बात, आप क्यों समझते हैं कि रिश्ते आप लाते हैं? माँ बाप क्यों समझते हैं कि चीजें उनके इख्तियार में है? ये चीजें उनके इख्तियार में नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को आप जानती होगी जिन्होंने जहेज में तोल दिया है, हाँ, और नसीब नहीं दे पाए ना। तो जब आप नसीब दे ही नहीं सकते, नसीब रब ने देना है, तो आप उन मामलात को हाथ में क्यों रखते हैं? बेटियों को तो अल्लाह ने जायदाद में भी हिस्सा दिया है। हाँ, लेकिन यहाँ ये भी तो कहा जाता है ना कि आप अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट करें ना, उसके एटलीस्ट आपको रिग्रेट तो ना हो। आपको बेस्ट जहेज लगता है? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं ना? मैं जहेज की, हाँ बिल्कुल मैं इसका आपको, अगर आप, मैं शायद आप मेरी बात को गलत समझी, अगर दूसरे लोग भी समझ जाए, अच्छा वो अपने पॉइंट उठा दिया। मैं इस बात की बिल्कुल जिक्र नहीं करी। मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ वो मैं उस सोच की बात कर रही हूँ जो हमारे जहनों में हो चुकी है। और वो जो सवाल इस वक्त लोगों के जहनों में उठ रहे होंगे, शायद मैं उनकी अक्कासी कर रही हूँ आपके सामने बैठ के। और मैं खुद ये बात कहती हूँ कि मैंने खुद अपनी जिंदगी में यही सीखा है, और ये बहुत बड़ी हकीकत भी है कि मेरी अपनी अम्मा जो है उनकी भी बड़ी इस चीज़ की आदत थी कि ये भी रख दो, वो भी रख दो, वो भी रख दो। लेकिन हाँ, अब ऐसा वक्त है कि अब उनको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ज़िंदगी में क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और क्या चीज़ जो है वो किस्मत के हाथ में इंसान को ज़िंदगी में छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने रब पर कहते ना, हम और लोगों पर कहते मैंने उस पर अंधा भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन वही भरोसा हम अगर अंधा भरोसा अपने रब पर कर लेंगे ना, तो वहाँ से कभी भी हमें धोखा नहीं मिलेगा। हम वो करके तो देखें, शायद वो हम करते ही नहीं है जिसकी वजह से हमें परेशानियां झेलनी पड़ती। मैं अपनी अगर एग्जाम्पल हूँ सना, मुझे जहेज के नाम पे कुछ नहीं मिला। मेरी माँ ने मुझे कोई जहेज नहीं दिया, जिसका कोई जहेज नहीं था मेरा, कोई बरी नहीं थी मेरी दोपहर 12 बजे की शादी थी। और मैं इन चीजों को इसलिए बहुत करती हूँ कि मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं। ये मैं किसी पे रख के बात नहीं कर रही होती।
ना बरी ना जहेज, लेकिन जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है। मेरी माँ ने मुझे 2 चीजें दी थी। उन्होंने मुझे खिलाया बहुत अच्छा, मुझे पढ़ाया बहुत अच्छा, तालीम और तरबियत और अच्छी खुराक। मैंने कभी कपड़ों का भी हमारे यहाँ कुछ नहीं रहा। और यकीन जानो, आपको ससुराल, आपको ताना नहीं मिला आपको ससुराल से कि जहेज कैसे दे सकते थे? बरी भी नहीं थी ना। और देखो, अच्छा, बरी क्यों नहीं थी? मेरी शादी क्योंकि खाला के घर हुई थी। हाँ। तो इन्होंने सिर्फ निकाह की कहानी रखी थी, वो भी मुझे नहीं पता था होगा कि नहीं होगा। हाँ। निकाह के साथ ही एकदम आवाज उठ गई कि हम तो लड़की को घर ही नहीं जाने देंगे। अच्छा। अब मैं उसी घर में पैदा होके आई थी अपनी खाला के यहाँ, तो वो कोई लेके नहीं जा सकता था। मैं उसी कमरे में रुखसत होके आई जहाँ पैदा होके आई थी। अच्छा। तो मेरी तो इस तरह, मैं ये समझो कि एक दरवाजे से निकली हूँ। हाँ। खाला के घर निकाह हुआ था, एक दरवाजे से निकली, दूसरे दरवाजे से अंदर आ गई। ये मेरी शादी थी। अच्छा, तो मतलब कोई प्रॉपर शादी वाली जैसे होता है, मेहंदियां और वो दुल्हन कुछ नहीं, कोई दुल्हन भी नहीं। दुल्हन क्या बनी? वहीं कहीं एक कोई औरत आई हुई थी, उन्होंने मेकअप कर दिया, ये दुल्हन थी। उसी कमरे में दुल्हन बन गई, उसी कमरे में निकाह हो गया। और बराबर वाले कमरे में रुखसत होके आ गई। तो इसीलिए मैं ये बातें कहती हूँ कि मैंने आपकी दुल्हन बनी हुई तस्वीर देखी थी। वो मेरी वलीमे की तस्वीर है। अच्छा, वो आपकी वलीमे? वो 18 दिन के बाद वलीमा हुआ था और एक साथ 2 भाइयों का हुआ था। ओके। यानी कहीं पे भी कोई नमूदो नुमाइश, वो सब चीजें। और इसीलिए वो लाल जोड़ा मैंने 18 दिन के बाद, मतलब निकाह के 18 दिन बाद वलीमा हुआ था, मैंने लाल जोड़ा पहना था क्योंकि लाल जोड़ा मुझे बहुत पसंद था। हाँ। और लाल जोड़े में ये शर्त नहीं, और उसमें भी सारिम के पैसों का था। अच्छा। मेरे ससुराल से पैसे दिए गए थे, लेकिन उसमें फिर कुछ पैसे सारिम ने डाले थे और फिर वो जोड़ा मैंने खरीदा था। ओके। वैसे लाल जोड़ा दुल्हन का जोड़ा लाल ही होना चाहिए। मुझे भी रेड कलर बहुत पसंद है। तो मुझे 19-20 साल पीछे ले गई। मैं वो सारे दिन याद कर रही हूँ कि मैं उस जोड़े को कैसे ढूंढने, लेकिन वो कोई ब्रांडेड जोड़ा नहीं था। कहाँ से लिया था आपने? जामा क्लॉथ का जोड़ा था वो। हाँ, सारिम साहब का ऑफिस भी वहीं था। हाँ। एक दिन इनके साथ ऑफिस चली गई थी, वहीं से वॉक करते हुए जामा क्लॉथ गई, ढूंढ के जो बड़े अच्छे बजट में मुझे आया। तो अल्लाह ताला रौनक देता है। वो जोड़ा ना ब्रांडेड था ना कुछ, लेकिन जब मैंने पहना मुझे भी अच्छा लगा, देखने वालों को भी अच्छा लगा। वो तस्वीर जो है वो बड़ी खूबसूरत थी। वो इनके जो ट्रस्ट है, सारिम बनी ट्रस्ट, वो जो शेल्टर हाउस है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं माशाल्लाह से, उस छत के नीचे अपने आप को महफूज समझते हैं, वहाँ पर वो तस्वीर लगी हुई है। और देखी थी मैंने, बड़ी प्यारी अच्छी सी तस्वीर थी। रब इनकी जोड़ी को भी सलामत रखे। लेकिन भाभी, ये तो देखिए ना, आपको सपोर्ट मिली। यहाँ तो जो खालाएं हैं, जो फुफियाँ हैं, वही तेजाब भी फेंक देती हैं। वही सना, याद रखना, अपना मकाम बनाना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। ये चीजें वो नहीं होती जो प्लेट में कोई आपको देता है। भाभी, इतनी ताकतवर नहीं है हमारी औरत। तो होए, करें, करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। औलाद की जब बात आती है तो फिर माँ और मजबूर हो जाती है। ये ताकत, ये शायद माशाल्लाह मैं यहाँ पर सल्यूट करूँगी आपके पेरेंट्स को भी, जिन्होंने आपको इतनी हिम्मत दी। आज आप इतनी जो है बोल्डली बात कर सकती हैं। लेकिन वहाँ तो वैसे ही औरत को कहा जाता है कि तुम दब के बैठो, तुमने तो स्ट्रेट बैठना भी नहीं है, तुम तो लड़की हो, तुम कैसे सर उठा के बैठ रही हो। जब वहाँ पर तालीम ही ये दी जाएगी और ये कहा जाएगा पता नहीं इसका नसीब कैसा होगा, आगे जाके क्या करेगी, ये वो, उसे सिर्फ मशीन समझा जाएगा कि ये आएगी और ये हमारी नस्ल को चलाएगी, तो फिर उस औरत में कहाँ से कॉन्फिडेंस गलत है ना। मैं आपको यही मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, ये वाली सोच गलत है। मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोटी बेटे की प्लेट में जाएगी, जी नहीं। किचन में खाना है, जो पहले जाएगा, जिसको जो अच्छा लगेगा खाएगा। कभी हिस्से नहीं बने, कभी ये चीजें नहीं हुई। तो वो मेरे अंदर आ गया और वही चीज मैं पूरे माशरे, मेरी माँ ने मेरी तरबियत की। मेरे शेल्टर होम में अगर सिर्फ एक शेल्टर होम में अगर 150 बंदा बैठा है, एक मैं उन 150 लोगों की ठीक वो ट्रेनिंग कर रही हूँ जो मेरी माँ ने मेरी की है। इस चीज को स्टार्ट कर दें। मैं अपनी एग्जाम्पल बना के कह रही हूँ, ना मैंने जहेज, ना मेरी बरी, अल्लाह का करम, अल्लाह ऐसी जिंदगी चलाए, एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ। कौन सी ख्वाहिश है जो रब ने मेरी पूरी नहीं की। अगर मैंने, और क्या जरूरत थी कि मैं अपनी बेवा माँ को परेशान करके और नोच खसोट करके, जो उनके, यकीन जानो कि माशाल्लाह मेरी वालदा के पास बहुत जेवर था, माशाल्लाह बहुत वेल ऑफ सब कुछ, फिर भी मेरा कभी दिल नहीं हुआ कि माँ की चूड़ियां उतार के मैं अपने हाथ में पहन लूं। क्यों? मतलब मैं उन बेटियों से भी मुखातिब हो रही हूँ, वो बेटियां जो अपनी माओ को कंगाल कर देती हैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने के लिए। मैं उन बेटियों को जानती हूँ शादियों में जो माओ के पीछे पड़ जाती हैं, नहीं हम तो यहीं से तैयार होंगे, यही ज्वेलरी चाहिए, यही जोड़ा चाहिए, रहम खाएं अपनी माओ पे।
लेकिन वहाँ ये भी तो सोचिए, वही बात ना कि नसीब तो खैर आप अपनी बेटी को नहीं दे सकते, लेकिन आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आप कहते हैं कि जितना जो भी हो सके जो है वो आप देकर अपनी बेटी को रुखसत किया जाए। अच्छा, यहाँ आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि बेटियाँ भी आज बड़ी जिद करती हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, कल भी हमने इस हवाले से बात की थी कि कहीं तो बेटियों को जो है वो पैदा होते ही उनको इन नज़रों से देखा जाता है। मैं मेरी अपनी ही फैमिली में कहीं हम बैठे थे तो वहाँ पर कुछ कि हम लोग 4 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा, और शायद उनके वालिद साहब जो हैं उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका भाई हो। तो वो कहती है कि हमने इतनी तरसी हुई ज़िंदगी गुजारी है कि हमारा बाप हमें देखता था तो जो उसकी आंखों में नफ़रत होती थी ना, वो हमें अंदर ही ये सोच दे देती थी कि हमें इस दुनिया में लाया क्यों गया। आप सोचें, जब औलाद इस सोच तक पहुंच जाए कि वो ये अपने जुमला अपनी ज़बान से अदा करने लग जाए कि हमें इस दुनिया में लाया ही क्यों गया, जब हमारे साथ इस तरह सलूक करना था, तो वहाँ पर फिर माँ बाप के पास बचता क्या है? कुछ नहीं बचता। सोसाइटी कहाँ है? तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है मैं मानती हूँ उस तरह के मर्द होते हैं, लेकिन फिर आपकी सोसाइटी कहाँ है? उस बाप के दोस्त कहाँ हैं? उस बाप के रिश्तेदार कहाँ हैं? उस बाप के पड़ोसी कहाँ हैं? ऐसे लोगों के जहन बंद होते हैं। लेकिन जब प्रेशर पड़ता है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई अच्छा काम किया और मुझे चारों तरफ से अप्रिसिएशन मिल रही है तो मेरा हौसला बढ़ेगा। अगर मैंने कोई बुरा काम किया और चारों तरफ से मुझे नफरत मिल रही है तो मेरा हौसला कम होगा, पस्त होगा। तो ऐसे लोग, ऐसे आदमी जब माशरे में सर्वाइव करते हैं तो ये माशरे की जिम्मेदारी है कि उनकी इस गलत सोच को वो नीचे की तरफ लेके आए, उसको बढ़ावा ना दें। तो हम किसी भी अगर इनफरादी एक शख्स की हम बात करेंगे ना तो हम कामयाब नहीं होंगे। जब हमने सोसाइटी को चेंज करना होगा तो कोशिश इनफरादी होगी, बट इज्तमाई तौर पे हम उसको लेकर चलेंगे, तब हमें कामयाबी मिलेगी। यहाँ तो आलम ये कि हर शख्स अपने आप को अलग लेके चल रहा है और हम कहते हैं हम इसके मामले में क्यों बोले। हमारे पड़ोस में जब हम बात करते हैं कि तेजाब से नहलाया गया या उसको जलाया गया, मेरे शेल्टर होम में ऐसी औरत मौजूद है कि जब पूरा ससुराल के होते हुए पूरा सर से पैर तक उसको उन्होंने मिट्टी के तेल में नहला दिया। जब वो माचिस ढूंढने गया है, यानी किचन में एकदम उसको नजर नहीं आई, तो जिस लम्हे वो उसको ढूंढने गया है तो ये भागी और घर से निकल के पड़ोस में जाकर बैठी है। तो बात वही है कि वो बुरा नहीं था अकेला, वो सब बुरे थे जो उस चीज को देख रहे थे और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो बात यही है कि एक शख्स से तो पूरा माशरा नहीं तब्दील होगा। सही। और ये जो सोच है ये आहिस्ता आहिस्ता पलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एकदम से किसी शख्स में ये चेंज आ जाए और वो एकदम से उठकर जो है वो नफरत करने लग जाए या मारपीट करने लग जाए। ये एक सोच है जो डेवलप हो रही होती है, जिसमें माशरे का बड़ा किरदार होता है, जिसमें आपकी तरबियत का बड़ा फुकदान होता है कि आपने किस तरह उस शख्स को जो है उसकी जिंदगी को परवान चढ़ाया है कि वो इंसान से कब हैवान बन गया। ये कोई ऑटो चेंज नहीं आ जाता, ये वक्त के साथ साथ आता है। ये एक सोच है जो पैदा हो जाती है। और वो लोग जो अपनी औलादों को मार देते हैं या अपने उनको जो है उनके गले घोंट देते हैं या उनको जिंदा ज़िबा कर देते हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, इसमें एक फैक्टर ये भी आता है जो अक्सर सुनने में भी आप लोगों को मिलता होगा कि शायद वो शख्स ज़हनी मरीज था। ये बात कह के हम इस चैप्टर को मुझे लगता है क्लोज कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या मजबूरी इतनी बढ़ जाती है, इंसान की गुर्बत इतनी उसको मुश्किल में डाल देती है कि वो इस लेवल तक पहुंच जाता है। आप नहीं कर सकते। शेल्टर हाउसेस मौजूद हैं, आप जैसे लोग हैं और बड़े लोग हैं और वो लोग हैं जिनके पास औलाद जैसी नेमत ही नहीं। आम लोग देखो, हम तो वो चेहरे हैं ना जो सामने आ गए। आम लोग बहुत कुछ मदद कर रहे होते हैं, बस सिर्फ मुझे मदद के तरीके पे जरा सा इख्तिलाफ हो रहा होता है। शीशा खोला गाड़ी का और जो सामने है उसको उन्होंने निपटा दिया, या देने के लिए गए तो देखा ही नहीं मुस्तहिक है नहीं, उसको सारा दे दिया। या घर की मासियां हैं, उन्होंने झूठ मूठ के रोने रोए, उनको सारा दे दिया। बस मुझे इस चीज पर जरा सा इख्तिलाफ है। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारी कौम देती है, ये देना चाहती है, सिर्फ अगर चीजें चैनलाइज हो जाएं बहुत अच्छा। तो फिर यही होता, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट एक चेक एंड बैलेंस रखती, इवन जो एनजीओज हैं उसमें भी चेक एंड बैलेंस रखती। ऑडिट रिपोर्ट हर साल प्रॉपर्ली मांगी जाए, उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाए। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो इदारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, जब अवाम सबको एक ही अंदाज में देखना शुरू करती है तो ये जनरेट किया हुआ पैसा इधर उधर हो जाता है।
फिर यही कहूंगी, गवर्नमेंट को भी छोड़ दो, इदारे को भी छोड़ दो, अपने हिस्से का जो काम है वो पूरा करो, ग्राउंड रियलिटीज पे जाओ। इवन मीडिया पे आके बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, उनको उस वक्त उन्हें झूठा नहीं समझिए, उन्हें सच्चा समझिए, लेकिन तस्दीक के लिए ग्राउंड रियलिटीज जाकर देखिए। एक शख्स कहता है जी मेरे पास ये शेल्टर होम है या मैं ये वाला काम करता हूँ, ये वेलफेयर है, तो आप अपनी जिंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालिए, निकाल कर जाकर देखिए कि वाकई ये जो क्लेम कर रहा है और जो फिगर्स, बाज लोग ऐसे लाखों के फिगर्स इतनी आसानी से दे देते हैं, सिर्फ उन लाखों के फिगर्स को 2 मिनट बैठ के सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो जाके ग्राउंड रियलिटीज देखिएगा। अगर आपको वहां पे कोई सच्चाई नहीं मिलती तो फिर अपने पैसे को उस तरफ ही लगाइए जो सही जगह है, जो मुस्तहिक लोग हैं। पैसे देने से नेकी हासिल नहीं होती, पैसा मुस्तहिक तक पहुंचेगा तो नेकी हासिल होगी। बिल्कुल, और कहा भी, हुक्म भी यही है कि तुम ढूंढो ऐसे लोगों को जो अपनी सफेदपोशी के भरम को कायम रखना चाहते हैं, और आप उन तक जाकर जो है अपने माल में से जो उनका हिस्सा है वो उन तक पहुंचाइए। वो लोग जो अपनी फैमिली प्लानिंग को बेहतर तरीके से डिज़ाइन नहीं कर पाते और फिर उसके बाद जो रब की तरफ से उनको नेमत या रहमत औलाद की सूरत में मिलती है, उनकी कुछ, आज माशरा है ना, आज ख्वाहिशात हैं, आज लग्जरीज देखते हैं लोग। आप उनको चाहे कितना चार दीवारी में रख लें, वो बाहर निकलेंगे, पड़ोसियों को देखेंगे, स्कूल जाएंगे। मीडिया है जो इतना फैंटेसाइज करता है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि मीडिया एक फैंटेसी वर्ल्ड है। यहाँ जो चीज़ें होती हैं अब वो ग्लैमर आम जिंदगी में वैसा नहीं है। जितने लोगों को आप देख रहे होते हैं, मुझ समेत, भाभी समेत, हम लोग आम जिंदगी में उतने ही सादे हैं जिस तरह आप लोग हैं। तो ये कुछ स्क्रीन की डिमांड है, इसलिए अगर इसको आइडियलाइज करके आप अपनी आम जिंदगी पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप खुद भी मुश्किल में आ जाएंगे। हम भी आम जिंदगी, ये एक हमारी जॉब है, ये एक तरीक़ाकार है कि आपने तैयार होना है, मेकअप करना है, ये एक जॉब की ज़रूरत है, इसलिए हम इस तरह करते हैं। आम जिंदगी में आप जैसी ही ज़िंदगी जीना ज़रूरी है और हम भी वैसे ही जीते हैं। इसलिए फैंटेसाइज वर्ल्ड को अपने ऊपर हावी करके अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल ना बनाएं और मुकाबला ना करें, प्लीज मुकाबला ना करें। किसके पास क्या है वो जाने, उसका रब जाने। ये जोड़ा पहना है तो मुझे भी ये चाहिए, माँ बाप को परेशान करना, ये खुद मुश्किल में आना। शादियां हमारे इदारे की तरफ से हुई, चैनल्स पर हुई, वो बहुत ग्लैमरस शादियां थी। वही वाली बात कि वो कैमरे की डिमांड थी, उसमें सालिम बनी ट्रस्ट ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। वो एक कैमरे की डिमांड थी, उस अंदाज में हो गया। बहुत सारे लोगों से फीडबैक ये मिला कि हमारी बच्ची भी चाहती है कि शादी उस तरह हो। तो मैंने कहा आप सबसे पहले अपनी बच्ची को ये बताइएगा कि मुकाबले से जिंदगी नहीं गुजरती, अल्लाह ताला मुकाबले को पसंद नहीं करता, जिसका जो नसीब है उसको मिलेगा। और एग्जाम्पल्स में हमेशा अपनी, मैंने कहा देखिए मैंने जिस अंदाज में शादी की, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि दूसरी की भी वैसे हो। अभी भी मैंने आपसे कहा कि जिन वालिदैन के पास है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं और उन्हें करना चाहिए अपनी बच्चियों के लिए। लेकिन तालीम का पैसा रोक के उन ख्वाहिशात पे खर्च कर देना, या उधार कर्जा लेके खर्च कर देना, या बेटियों का बेजा अपनी माँ के ऊपर प्रेशर डालना, ये वाली चीजें गलत हैं। आप बैलेंस में चलिए। अल्लाह जब आपको नवाजता है तो आपको वो चीज नजर आनी चाहिए आपके पहनने ओढ़ने। लेकिन भाभी जब बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती आज के दौर में, तो फिर वो जो है वो अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए निकलते हैं और फिर वो गलत रास्ते पर भी जाते हैं। ऐसा भी है, उसमें आपकी तरबियत काउंट करती है, वो जगह आपकी, अच्छा तरबियत प्लस आप कितना टाइम अपने बच्चे को दे रहे हैं। लेकिन तरबियत माँ बाप हमेशा कोशिश करते हैं, माँ पढ़ी लिखी हो ना हो, लेकिन वो कोशिश करती है कि अपनी औलाद को अच्छी चीज सिखाए। लेकिन फिर भी अगर आबादी उसके पास ज्यादा है, अगर उस एक माँ के 2 बच्चे हैं तो आप समझिए 12-12 घंटे दोनों को मिले। उसी माँ के अगर 4 बच्चे हैं तो टाइम और कम हो गया, और अगर उसी माँ के 8 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं, अब उस माँ के पास कितना टाइम। और सिर्फ टाइम नहीं, देखो जिस माँ ने 12 बच्चे पैदा किए ना, अब उसकी हेल्थ पर भी आ जाओ। बिल्कुल, क्या बचा उसके पास, उसके जिस्म में, उसके दिमाग में क्या बचा। अच्छा, फिर अगर अर्ली मैरिजेस हो गई हैं तो अर्ली मैरिज के बाद उसके पास कितनी संभालने की सलाहियत कितनी थी, वो कितना उसको, अच्छा लेट मैरिज हुई है या लेट बर्थ है तो उसके अंदर अब ताकत कितनी बच गई। ये कोई एक फैक्टर नहीं होता, ये बर्थ रेट, ये डेथ रेट। पाकिस्तान में सिर्फ बर्थ रेट ही हाई नहीं है, पाकिस्तान में डेथ रेट भी उतना ही हाई है। बात वो ये है कि आपके पास सहूलतें नहीं है। आप बजाय इसके कि 10 बच्चे, कितनी आप देखें हमारे घर में काम करने वाली आती हैं, कहती हैं जी हमने तो 12 बच्चों को जन्म दिया था, उसमें से सिर्फ अब 4 बच्चे में माँ तो खत्म, माँ का जिस्म खत्म, इमोशनली डिस्टर्ब, फिजिकली डिस्टर्ब, अब क्या ब्रॉटअप करेगी बच्चे का। उससे कहीं बेहतर था कि वो 4 ही पैदा करती और चारों को अल्लाह पाक जिंदगी देता। या अल्लाह की तरफ से किसी एक आध की आती तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कम से कम मेडिकल जो हमारी असिस्टेंस है वो तो प्रॉपर होती, वो हमारी गफलत से तो इस दुनिया से ना चला जाता।
हुकूमत की गफलत से तो ना चला जाता। तो वो एक बेहतर निज़ाम है, आप बैलेंस करें डेथ रेट, बर्थ रेट और हर चीज को। एग्जैक्टली और यहाँ पर फिर आप देखें ना, ये माँ बाप के लिए भी अच्छा है जब उन पे अब जो माँ बाप हैं, जब औलाद, पहले आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, आपकी शादी, और उसके बाद जब आपकी औलाद हो जाती है तो फिर आपका ओढ़ना बिछोना, सोना, काम करना, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी दौलत, हर चीज़ आपकी औलाद के लिए होती है। आप यही सोचते हैं कि अच्छा मैं नहीं खाता, मैं उसके लिए बचा लेता हूँ, मैं नहीं कपड़े बनाऊंगा ईद का, मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े बना लूँगा, या ये चीज़ जो है मैं चलो बीसी डालते हैं लोग के किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की जा सके और बच्चों का जो है वो फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया जा सके। ये तमाम चीज़ें जो है वो उस वक्त सिर्फ माँ बाप जो हैं, जब जो एक मर्द और एक औरत जो मियाँ बीवी होते हैं, वो फिर वो रिश्ता कहीं दूर रह जाता है और वो सिर्फ माँ और बाप रह जाते हैं और उनकी फिर आगे की पूरी ज़िंदगी जो है वो औलाद के नाम हो जाती है। अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, आप खुद भी खुश रहें, आप अपने रिश्ते को भी चेरिश करें, लेकिन वो आप कब कर सकेंगे जब आप एक अच्छी और हेल्दी आपकी फैमिली लाइफ होगी। बिल्कुल, और जब इतना बड़ा आपका वो होगा, आपका कुंबा होगा, तो फिर आप उन्हीं की चीज़ों में इतने, आज माँ बाप हैं जिनके अच्छे 2 बच्चे हैं और वो बड़ी या 3 बच्चे हैं, वो अपनी भी लाइफ को एंजॉय करते हैं और अपने बच्चों की भी जरूरियात पूरी करते हैं। बच्चों को सिर्फ मैंने कहा ना, किसी तस्कीन, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी कमाई के लिए आप बच्चों में इजाफा नहीं कीजिए। जो रूह अल्लाह ने भेजनी है वो इस दुनिया में आएगी। क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि मुसलमानों की जो आबादी बढ़ती है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत भी है, ये भी मैं बताऊं। वेस्टर्न वर्ल्ड या वो लोग हमारी आबादी से डरते भी हैं। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना अपनी आबादी से दुनिया को डराता है। कहते हैं ना, खुदा ना खास्ता अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई या पूरी दुनिया खत्म हो गई तो जो बचेगा अगर कोई, तो चाइना में ही कोई बचा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आबादी का प्रेशर दुनिया पे नहीं होता या आबादी एक बेकार सी चीज है। वो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं अपने लोगों को, वो इस चीज के लिए एजुकेट कर रहे हैं कि नस्ल को बढ़ाइए। क्योंकि उन्होंने तो, हम तो यहाँ 12 बच्चों की बात कर रहे हैं, वो एक भी नहीं पैदा करना चाह रहे, वो नहीं कर रहे, तभी वहां लेबर फोर्स वहां पे कम हो रही है। उन्हीं लोगों को इंटेलेक्ट, जब आपकी आबादी बढ़ेगी नहीं तो ना इंटेलेक्ट होगा ना लेबर होगा, वो इन सारे लोगों को दूसरे मुल्कों से लेकर वहां जाते हैं, वो हमारी आबादी में से क्रीम चुनते हैं। लेकिन भाभी हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि आप जो भी रब ने आपको जितनी भी तौफीक दी, आपके वसाइल दिए, उस हिसाब से आप एक अच्छा शहरी देना, एक अच्छी जिंदगी दे। एक इंसान और एक बंदे में बड़ा फर्क है। तो इंसान तो बहुत सारे हैं, उसको बंदा बनाए। जो आप जिसको बंदा बना सकते हैं ना, उसको इस दुनिया में लाएं, यकीनन लाएं, और उसको एक अच्छी तरबियत देने के बाद इस दुनिया और अपने मुआशरे और अपने मुल्क के लिए उसको सर्व करने के लिए आप इस दुनिया में छोड़ें। बात यहाँ यही है। हम यकीनन किसी के खिलाफ या किसी उस चीज़ के बारे में बात नहीं करें कि आप जो है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए या आप इस्लाम के लिए जो है इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते। आप ज़रूर करें, लेकिन आप ये देखें कि आप में खुद कितनी ताकत है, आप खुद कितना बेहतर चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। जब आप अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाते हैं ना, तो फिर आप खुद मुश्किल में आ जाते हैं। आलिया भाभी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये दस्तक पहुंची होगी हर जगह तक, कि हमने बहुत बैलेंस तरीके से लोगों को मैसेज दे दिया होगा कि ना आबादी के खिलाफ है। सिर्फ उतना ही हम कह रहे हैं कि हर इंसान की अपनी जिंदगी, अपनी कैपेसिटी है, बैलेंस लाइए अपने सारे हालात को देखते हुए। कि आपको इस नहज तक ना पहुंचना पड़े कि फिर आप गुर्बत की वजह से अपनी औलाद, जो रब वो गुनाह आप करें कि आप अपनी औलाद को खुद अपने हाथों से मार दें, फिर आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को जो है बेच भी देते हैं। मैं एक बात और बताऊं, जिस औलाद के लिए तड़पते हैं उसे बेच भी देते हैं। यकीनन इस तरह की बहुत सारी हकीकतें हैं जिनको खत्म होना पड़ेगा और अल्लाह करे कि बेहतरी आए। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज, सलाम पाकिस्तान।